नमस्कार बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। मैं हूं अखिलेश। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 7 विषय विज्ञान में पाठ 19 पढ़ाऊंगा। पाठ 19 जिसका नाम है जल यानी वाटर। तो इस पाठ के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे। जो जानकारियाँ इस पाठ में दी गई हैं वो हम ग्रहण करेंगे। ठीक है। पाठ को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा और चाहूँगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका जवाब भी दें। सवाल ये है कि जल का या शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, यानी हमको शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कितने डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपको बताना है। चलिए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका जवाब बताइए और हम शुरू करते हैं पाठ को। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें ताकि आपको जो पीडीएफ फाइल्स हैं वो यहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएं। बाकी और भी सोशल मीडिया लिंक पे जुड़ना चाहते हैं तो उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा कि आई बटन में आपको ऊपर कक्षा 7 के जितने भी अध्याय हमने पढ़े हैं उसका जो प्लेलिस्ट है वो आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं पाठ को। देखिए, इकाई 19 पाठ का नाम है जल। इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है पहले वो चीज़ें देख लेते हैं। देखिए, जल का संघटन, जल के भौतिक एवं रासायनिक गुण। इनमें से काफ़ी चीज़ें आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ चीज़ें हम थोड़ी थोड़ी दोहराएंगे और कुछ अधिक चीज़ें भी यहाँ जानेंगे। जैसे भौतिक गुण आपको पता होंगे कि जो जल है हमारा वो रंगहीन स्वादहीन क्या है। जल, शुद्ध जल क्या होता है, यही तो होता है ना, रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है। ये भौतिक गुण में आते हैं। ऐसे ही रासायनिक गुण होता है। तो ये कुछ चीज़ें पढ़े हैं, बाकी हम पढ़ेंगे इस पाठ में। अगला देखते हैं। जल एक अच्छा विलायक है। विलायक का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो और पदार्थों को अपने अंदर मिला ले, घोल ले। ठीक। तो जल क्या करता है, जल चीज़ों को घोल लेता है। जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया, इन सबको क्या करता है, जल घोल लेता है ना। इसीलिए कहते हैं जल एक अच्छा विलायक है। जल का खारापन बहुत जगह होता है, जैसे समंदर का जल या और भी कहीं ऐसे पृथ्वी पे ही कई जगह हैं जहाँ का पानी थोड़ा नमकीन होता है। आप कहते होंगे कि यहाँ का पानी मीठा है, यहाँ का पानी नमकीन है। तो जहाँ का पानी नमकीन होता है उसको हम कहते हैं कि वो थोड़ा खारा है। लेकिन यहाँ जो पानी हमें पृथ्वी पे मिलता है खारा, हल्का फुल्का, वो इस्तेमाल करने लायक होता है। लेकिन समंदर का जल जो होता है वो खारा होता है, लेकिन अत्यधिक खारा होता है। वो हमारे पीने योग्य तो बिल्कुल नहीं होता। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जल की कठोरता, ये भी पढ़ेंगे। जल प्रदूषण, जल संरक्षण। तो देखिए, जल प्रदूषण कैसे होता है ये आप जानते ही होंगे। संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं ये भी आप जानते होंगे, लेकिन चीज़ों को एक बार हम दोहरा लेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस पाठ में। देखिए, हमको ये चीज़ें पता हैं कि पृथ्वी का जितना क्षेत्रफल है, जितनी बड़ी पृथ्वी है, उस पे 3/4 भाग तो हमारा जल का है। ठीक है। हमारी पृथ्वी का 3/4 भाग जल का है, जिसमें 97% समुद्री जल है। यानी जितना जल पृथ्वी पे उपलब्ध है उसमें से 97% तो समुद्री जल है। 2% जल हमारे ग्लेशियर या जो ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ हैं, ठीक, वो हो गए। बाकी जो 1% जल बचा वो नदी, झील, तालाब और भूमिगत जल, ये सब मिला के हमारा 1% जल बचा है जिनका इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है। अब समुद्र में तो इतना सारा पानी है, 97%, 97%, 100% में से 97% जल समुद्र में है। फिर भी हम उस पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो पानी खारा होता है और वो हमारे पीने योग्य बिल्कुल भी नहीं होता। हम उसका इस्तेमाल पीने में नहीं कर सकते। अगर हम उसको पिएंगे तो हमें और प्यास लगेगी और धीरे धीरे उसमें जो गंदगियाँ होती हैं उनकी वजह से हमें बीमारियाँ भी हो सकती हैं और प्यास अधिक लगने के कारण
उससे प्यास हमारी मिटेगी नहीं, समुद्री पानी पीने से हमें हमारी प्यास कभी मिट नहीं सकती। इसीलिए कहते हैं कि समुद्री पानी को पीना नहीं चाहिए, ठीक है? चलिए, जल का संघटन। चलिए, देखिए आप एक चीज़ देखे होंगे या सुने होंगे, जो हमारे घर में बाबा, दादा, नाना-नानी होते हैं, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, अक्सर वो कहते हैं कि अ, मृत्यु के बाद जो हमारा शरीर है वो पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, ठीक? कहते हैं ना, सुने होंगे अक्सर आप। तो ये जो पंच तत्व हैं, ये कौन-कौन से हैं? इनमें कहा जाता है पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। ये 5 तत्व, इन्हीं को मिला के पंच तत्व कहा गया है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे जल को क्या कहा गया? पंच तत्व, यानी पंच तत्वों में से एक तत्व जल भी है, ठीक? जल को भी कहा गया एक तत्व, ठीक? लेकिन बाद में वैज्ञानिकों को ये पता चला कि जो जल है हमारा, ये तत्व नहीं है। तत्व हम किसे कहते हैं? जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना हो, हम उसे तत्व कहते हैं। लेकिन जल का हमारा जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, ठीक? H2O होता है ना? तो इसमें तो 2 तरह के परमाणु आ गए। एक तो हाइड्रोजन का परमाणु आ गया और एक तरह का ऑक्सीजन का परमाणु आ गया। तो ये 2 तरह के परमाणुओं से मिलके बना है, तो ये तो तत्व होगा नहीं। तो ये चीज़ें वैज्ञानिकों को धीरे-धीरे खोज में पता चली। तो इससे ये पता चला कि जो जल है हमारा वो तत्व में नहीं आता, वो है हमारा यौगिक। जल हमारा क्या है? जल है हमारा एक यौगिक, ठीक? वैज्ञानिकों ने हमें बताया कि जल तत्व नहीं है, एक यौगिक है। यौगिक क्या होता है? यौगिक आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। यौगिक कहते हैं क्या? कंपाउंड कहते हैं इसको। 2 तरह के तत्व जब आपस में एक निश्चित मात्रा में मिलते हैं, तो और एक नया पदार्थ तैयार करते हैं, ठीक है? एक नया पदार्थ तैयार करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं यौगिक। अब एक चीज़ और, कि जो पदार्थ तैयार होगा वो अपने मिले हुए अवयवों के जो भौतिक गुण हैं उनसे अलग होगा, भिन्न होगा, ठीक है? चलिए, तो देखिए जब हम H2O, हमने देखा कि H2O को हम पानी कहते हैं। इसका जब अपघटन होता है तो विद्युत अपघटन करने पर हमको मिलता है हाइड्रोजन एटम अलग और ऑक्सीजन एटम अलग मिलता है, ठीक है? मतलब इसका ये हुआ कि जो पानी बनता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से बनता है। यानी 2 अवयव तत्व होते हैं, एक हाइड्रोजन होता है, एक ऑक्सीजन होता है, ठीक? चलिए, अब हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु होते हैं। ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं, ठीक है? जैसे ही हमारा बनता है पानी, ठीक? चलिए, अब आ जाते हैं हम जल के भौतिक एवं रासायनिक गुण। देखिए, शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन एवं पारदर्शक द्रव है। ये इसके क्या है? ये इतना जो है ये इसका भौतिक गुण है, ठीक? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और पारदर्शक, ये जल का भौतिक गुण है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है? जल में विभिन्न प्रकार के लवण घुले होते हैं या घुले रहते हैं, जिनके कारण जल का विशेष स्वाद होता है। विभिन्न लवणों की घुले होने के कारण ही कुछ जल हानिकारक एवं कुछ जल लाभप्रद होते हैं। यानी कहीं-कहीं के जल हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं और कहीं-कहीं के का पानी जो होता है वो अशुद्ध होता है या गंदा होता है, उनमें जो खनिज लवण मिले होते हैं उन्हीं के कारण। जैसे जो समुद्री जल है वो हमारे लिए हानिकारक है, तो उसमें कुछ ऐसे खनिज लवण या ऐसे लवण घुले हुए हैं, जिनके कारण हम समुद्री जल को हानिकारक कहते हैं, ठीक? वहीं जो हम भूमिगत जल का इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी कुछ लवण होते हैं, खनिज होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए लाभप्रद होते हैं, उनको हम मिनरल्स कहते हैं, जो मिनरल्स हमारे लिए लाभप्रद हैं, ठीक है? देखिए, जाड़े के दिनों में हमने देखा है कि जो झील होती है या नदी होते हैं, उनका पानी जमकर बर्फ हो जाता है, ठीक? जिन पे लोग पैदल चलते भी हैं, ठीक? ये हमें पता है, हमने देखा भी होगा कहीं न कहीं समाचार में या टीवी में।
मूवी में कहीं न कहीं अक्सर देखे होंगे कि कहीं बहुत नदियाँ होती हैं, झील होते हैं, वो उनका पानी जम जाता है। तो जब पानी जम जाता है तो ये सोचिए जब पानी जम गया, तो वो जो उसके अंदर जीव रहते हैं, वो कैसे ज़िंदा रहते हैं? हुँ? जब पानी जम गया तो वो मछलियाँ-वछलियाँ जो रहती हैं पानी में, वो कैसे जीवित रहेंगी? देखिए, कोई द्रव जब ठोस अवस्था में बदलता है, तो वह सघन हो जाता है, मतलब एक कठोर हो जाता है, ठीक? ठोस अवस्था हो जाता है तथा उसका घनत्व बढ़ जाता है। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि पानी और किसी भी द्रव की जो कंडीशन है थोड़ा अलग है। तो यहाँ कह रहा है कि कोई द्रव जब ठोस अवस्था में बदलता है तो वह सघन हो जाता है, यानी उसके जो पार्टिकल हैं वो और पास-पास आ जाते हैं, ठीक? तथा उनका घनत्व बढ़ जाता है। ये चीज़ याद रखिए कि जब कोई द्रव ठोस अवस्था में बदला जाता है तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। परंतु पानी जब ठंडा होकर बर्फ बनता है, यानी पानी जब ठोस अवस्था में आता है, यानी बर्फ ठोस अवस्था में आता है तो घनत्व जल से कम हो जाता है। ये चीज़ ध्यान देंगे, कोई द्रव जब ठोस अवस्था में लाया जाता है तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। वहीं जब पानी को बर्फ में बदला जाता है तो घनत्व जल से इसका कम हो जाता है। बर्फ का घनत्व हमेशा जल से कम होता है, इसीलिए बर्फ पानी पे तैरता है, ठीक है? पानी पे बर्फ क्यों तैरता है? क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। यह जल का विशिष्ट गुण है। अब ये क्योंकि ये बाकी द्रवों से अलग हो जाता है इसीलिए, क्योंकि बाकी द्रव को जब ठोस अवस्था में बदलते हैं हम, तो उनका घनत्व बढ़ जाता है, वहीं जल का घनत्व कम हो जाता है। ये पानी का एक विशिष्ट गुण हो गया। ठंडे स्थानों में जल के पाइप का फटना, अब जो ठंडे स्थानों में जो पाइप होते हैं पानी वाले वो फट जाते हैं। झील का पानी जमने से मछलियों का जीवित रहना आदि जल के कुछ विशिष्ट गुण के कारण होता है। अब ये कारण हम जानते हैं, देखिए जो पाइप फटता है ना जल का पानी वाला पाइप जिसमें जैसे होता है ना पाइ वाटर सप्लाई की वायरिंग होती है, तो वो पाइप फट जाते हैं ठंडे स्थानों पे। क्यों? क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है किंतु आयतन बढ़ जाता है। ध्यान से सुनिए, बर्फ का घनत्व कम हो जाता है ठंडा होने पे या बर्फ में बदलने पे, लेकिन यानी जब जल बर्फ में बदल जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है और आयतन बढ़ जाता है। तो जो पानी के पाइप फटते हैं ठंडे स्थानों पे वो आयतन बढ़ने के कारण फटते हैं। ठीक है? चलिए, एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए। देखिए, बर्फ ठोस का घनत्व जल से कम होता है, यह भी आपने देखा, जिससे बर्फ का आयतन बढ़ जाता है। अब ठोस का घनत्व कम हुआ तो आयतन बढ़ गया, ठीक। सर्दियों में जब अत्यधिक सर्दी पड़ती है तो ठंडे प्रदेशों में तापमान 0 सेंटीग्रेड से नीचे भी चला जाता है। ताप गिरने के से नलों में आने वाली पानी भी ठंडा होकर जमने लगता है। पानी जमने से आयतन बढ़ जाता है जिससे नल का पाइप फट जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है, यानी घनत्व सबसे ज़्यादा कब होगा जल का? +4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है? यानी बर्फ बनने से थोड़ा सा ही दूर रहता है, ठीक है? क्योंकि जैसे ही तापमान 0 होगा तो वो पानी क्या होगा? बर्फ बनना शुरू हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा, ठीक है? अब देखिए, जब बर्फ जम जाता है नदियों पे तो उसके नीचे ये मछलियाँ जीवित कैसे रहती हैं? देखिए, क्या होता है, बर्फ जो है ना वो ऊष्मा का एक बहुत बढ़िया कुचालक है। एक चीज़ जान लीजिए, बर्फ जो है ऊष्मा का कुचालक है। तो होता क्या है, जब बर्फ यहाँ जम जाती है, नदी है मान लीजिए, तो यहाँ जब बर्फ जम गई तो होता क्या है, यहाँ का तापमान तो हमारा मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक। अब इसके बाद जो पानी के अंदर ऊष्मा थी वो ऊष्मा बाहर नहीं जा पाती और बाहर की जो है वो वैसी ही रह जाती है, वो उसकी ऊष्मा अंदर नहीं आ पाती। तो क्या होता है, नीचे तली में ऊष्मा रहती है, ठीक। वो तली की ऊष्मा जब ऊपर नहीं निकल पाती तो इसी कारण यहाँ का तापमान तो 0 हो जाता है, लेकिन उसके नीचे तापमान
0 से कुछ ज़्यादा ही रहेगा। इसीलिए देखिए यहाँ दिखाया गया है कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और नीचे जाएँगे तो 3 या 4 भी आ जाएगा। तो क्या होता है कि अंदर का पानी, बर्फ़ के नीचे का जो पानी होता है वो ठंडा होता ही नहीं, वो बर्फ़ बनता ही नहीं, वो पानी के रूप में ही रहता है। ठीक है? और यही कारण है कि जिससे जो मछलियाँ हैं उसमें जीवित रहती हैं, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन तो घुली रहती है और उसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके मछलियाँ जीवित रहती हैं। तो ये एक कारण है जो मछलियों झीलों के जमने के बावजूद भी जो मछलियाँ हैं वो जीवित रहती हैं। ठीक है? क्योंकि बर्फ ऊष्मा का कुचालक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए ये हो गया। अब आते हैं जल की धातु से क्रिया। क्या जानते हैं? जल की धातु से क्रिया। जल धातु से क्रिया करता है तो क्या करता है? देखिए, जल उदासीन है। जल क्या है? उदासीन है। किंतु सामान्य ताप पर क्रियाशील धातुओं जैसे सोडियम, सोडियम क्या है? क्रियाशील धातु है। मैग्नीशियम क्रियाशील धातु, ये सब क्या है? बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट या क्रियाशील धातु कहते हैं इनको। आदि से क्रिया कर कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। सोडियम ठंडे जल के साथ क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ये देखिए, ये सोडियम का एक तत्व है, छोटा सा टुकड़ा मान लिए हैं, और ये पानी है हमारा। इसको जब मिलाया जाता है तो बनता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस भी निकलती है साथ में। ठीक है? तो एक चीज़ और याद कर लीजिए, जो पानी है हमारा, ये पानी जो धातुओं से क्रिया करता है तो ऑक्साइड बनाता है तथा हाइड्रोक्साइड बनाता है। या तो ऑक्साइड बनाएगा या तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है? दो तरह की चीज़ें ये बना सकता है। अब जो लोहे में जंग लगती है, आपने देखा होगा कि लोहे में जंग लग जाती है, तो क्या है? लोहे में जंग लगना कहलाता है लोहे का संक्षारण। ठीक, लोहे का संक्षारण ही कहते हैं ना। लोहे का संक्षारण ही ये होता है लोहे का एक ऑक्साइड। पानी से क्रिया करने के कारण, पानी और हवा से क्रिया होने के कारण ये लोहा जो है हमारा वो आयरन ऑक्साइड बना देता है। ठीक, और जिसे हम जंग कहते हैं। ठीक, चलिए, अब लोहे का जो संक्षारण होता है उसको हम बचाने के लिए क्या करते हैं? उस पे हम तेल लगा देते हैं या पेंट लगा देते हैं, जिससे जब तेल या पेंट लगा देंगे तो क्या होगा? वो नमी और हवा के संपर्क में उसकी सतह, लोहे की सतह नहीं आएगी। और जब नमी और हवा के संपर्क में नहीं आएगी तो क्या होगा? उससे होगा कि लोहे का क्षरण, संक्षारण नहीं होगा। तो सक्रिय धातुएं जल से क्रिया करके धातु ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाती हैं तथा हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। तो पानी के साथ ये जब धातुएं क्रिया करती हैं तो ये चीज़ हमको मिलती है, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब आते हैं, देखते हैं विलायक के रूप में जल। विलायक आप जानते ही होंगे। विलायक का मतलब वो चीज़, वो पदार्थ जो अन्य चीज़ों को अपने अंदर मिला ले। ठीक, देखे ही होंगे आप कि हम पानी में चीनी मिला देते हैं, नमक मिला देते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें मिला के हम क्या करते हैं? इनका सेवन कर लेते हैं। ओआरएस का विलयन होता है, वो भी हम मिला के उसको पी जाते हैं। जब हमें डिहाइड्रेशन कभी होता है तो डॉक्टर कहते हैं ना कि ये चीनी नमक पानी का घोल मिला के पी लीजिए, या ओआरएस का घोल मिला के पी लीजिए। ठीक, तो पानी क्या है? पानी में ही तो मिला के पीते हैं। ठीक, तो पानी हमारा क्या हो गया? विलायक हो गया। ठीक, अब होता क्या है कि जो पानी है, अब देखिए चीनी था, चीनी को हम मिला दिए, कुछ देर तक मिलाए, तो एक समय ऐसा आता है कि चीनी घुलना बंद हो जाता है। ठीक, चीनी घोलते जाइए, पानी, 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसमें चीनी घोलते जाइए। तो एक समय ऐसे आएगा कि चीनी घुलना बंद हो जाएगा। तो हम क्या करें? अगर हम उसमें थोड़ा-सा पानी मिला दें तो वो चीनी घुल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि अब इसमें पानी नहीं बढ़ाना है लेकिन उस चीनी को घोलना है, ठीक? तो क्या करेंगे? तो उसका एक तरीका है कि हम पानी को हल्का-सा गर्म कर देंगे।
तो जैसे ही हम पानी को हल्का सा, यानी जो जिसमें हमने चीनी अभी तक मिलाया था, उसको जैसे ही गर्म करेंगे तो जो चीनी नहीं घुल रही थी उसमें, वो ऑटोमेटिक घुल जाएगी। ठीक? यानी यहाँ से हमको ये पता चलता है कि अगर हम विलायक का ताप थोड़ा-सा बढ़ा दें, तो उसमें हम जो चीज़ घोल रहे हैं, उसकी मात्रा और घोल सकते हैं। उसकी कुछ मात्रा और घोल सकते हैं, मिला सकते हैं। ठीक है? चलिए, अब देखिए पानी में कुछ चीज़ें, ये तो था कि जो विलायक में अगर हम ताप की वृद्धि कर दें, ताप में कुछ बदलाव कर दें, तो उसकी विलेयता पर कुछ फ़र्क पड़ेगा, ठीक है? एक तो ये चीज़ हो गई। अब जो पानी है, मान लेते हैं पानी अच्छा विलायक है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें पूर्ण रूप से घुल जाती हैं और कुछ चीज़ें कम रूप से घुलती हैं या नहीं घुलती, ऐसा होता है। जैसे देखिए, नमक पानी में पूर्ण रूप से घुल जाता है या विलेय है, परंतु चाक या खड़ी या कम विलेय है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जल एक सार्वभौम भौमिक विलायक तो है, किंतु कुछ पदार्थ जल में ज़्यादा विलेय हैं और कुछ पदार्थ कम घुलते हैं। ठीक है? जल में अन्य लवण जैसे कपड़ा धोने का सोडा, जिसको हम क्या कहते हैं, Na2CO3 या सोडियम कार्बोनेट। बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें याद रखेंगे आप लोग। जो धामन सोडा इसको बोलते हैं या कपड़ा धोने वाला सोडा, इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट और सूत्र है हमारा Na2CO3। ठीक? Na से सोडियम और CO3 से कार्बोनेट, तो Na2CO3 हो गया सोडियम कार्बोनेट। और एक होता है खाने का सोडा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, यानी सोडियम कार्बोनेट के बीच में जब हम बाई लगा देते हैं तो हमारा खाने वाला सोडा बन जाता है। फॉर्मूला क्या होगा, NaHCO3। ठीक? NaHCO3, यानी जो यहाँ पे Na2 था, उस 2 को उठा के H बना देंगे, जहाँ 2 लिखा था उसकी जगह पे H लिख देंगे, तो NaHCO3 हमारा खाने वाला सोडा बन जाएगा। तो आदि अधिक विलेय तथा विभिन्न खनिज जैसे जिप्सम, खड़िया कम विलेय हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि जल अच्छा विलायक है, लेकिन कुछ चीज़ें पूरी तरह से घुलती हैं, कुछ चीज़ें आंशिक तौर पे घुलती हैं, कम घुलती हैं। ठीक? अब आपको ये भी पता होगा कि मछलियाँ जो साँस लेती हैं, ये तो आप जानते ही होंगे कि वो पानी के अंदर अपने गलफड़ों से लेती हैं, और जो ऑक्सीजन पानी में घुली होती है, वही ऑक्सीजन वो गलफड़ों के द्वारा ग्रहण करती हैं। यानी इससे ये सिद्ध होता है कि पानी में जो ऑक्सीजन है वो भी घुली हुई है, यानी हवा भी घुली हुई है। अब इसको पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक पारदर्शी ग्लास लीजिए, उसमें पानी भरिए थोड़ा-सा और उसको गर्म करिए। तो आप देखेंगे कि जब गर्म करेंगे तो उसमें छोटे-छोटे बुलबुले बाहर निकलेंगे। ये बुलबुले हवा के ही बुलबुले हैं, ठीक है? जो हवा है पानी में घुली हुई, वो हवा बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। तो इससे ये पता चलता है कि पानी में हवा घुली हुई। अब वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मिली-जुली हवा होती है वो, ठीक है? कार ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मिली-जुली हवा वो होती है जो पानी में से निकलती है। सामान्यतः हम कहते हैं कि जो जल में विलेय वायु की मात्रा बहुत कम होती है। सामान्य ताप पर 100 मिलीलीटर जल में 4 मिलीलीटर वायु विलेय रहती है। 100 मिलीलीटर जल में कितनी हवा होती है? 4 मिलीलीटर वायु रहती है। किंतु यह विलेय वायु जल में पाए जाने वाले जीवधारियों के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि जलीय जीव जंतु पानी में घुली वायु से ही ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और जीवित रहते हैं। ठीक है? जैसे मछलियाँ। अब आपने अक्सर देखा होगा, अभी मैंने आपको बताया कि गिलास में पानी लेके जब उसको गर्म करेंगे तो पानी में से बुलबुले निकलते दिखाई देंगे। ये जो हवा है वही बाहर निकल रही है। तो अक्सर आपने सुना होगा या हो सकता है देखा भी हो कि जहाँ बहुत अधिक गर्मियाँ पड़ती हैं तो वहाँ तालाबों में मछलियाँ अक्सर मर जाती हैं। कभी-कभार जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, और उनको बचाने के लिए लोग उसमें पानी चलाते रहते हैं, ठीक है? और उसमें पंखा लगा देते हैं ताकि हवा पानी में घुलती रहे। तो क्यों करते हैं? क्योंकि पानी गर्म हो जाता है, गर्मी में पानी जो है तालाब का वो गर्म हो जाता है, और गर्म होने के कारण जो पानी में घुली ऑक्सीजन है वो हवा बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है। तो इससे पानी में
ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जो मछलियां हैं वो बेचारी ऑक्सीजन नहीं पाती और मर जाती। ठीक है, चलिए, एक तो ये था। अब यहाँ एक चीज़ आपका निष्कर्ष मिल गया क्या? अभी मैंने ये तो आपको पहले ही बता दिया कि ताप और विलायक की मात्रा का पदार्थ के विलेयता पर प्रभाव पड़ता है। यानी अगर पानी में हम चीनी घोलते जा रहे हैं तो एक समय आएगा कि जब चीनी नहीं घुलेगा, तो उसको घोलने के लिए हम क्या करेंगे? विलायक की मात्रा बढ़ा देंगे, यानी पानी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा देंगे, तो जो चीनी नहीं घुल रहा था उसमें और चीनी घुल जाएगा। अब फिर एक समय आएगा कि चीनी नहीं घुलेगा, तो फिर क्या करें? अब कि हमको पानी की मात्रा नहीं बढ़ानी है, यानी विलायक की मात्रा नहीं बढ़ानी है, तो हम क्या करेंगे? थोड़ा सा ताप बढ़ा देंगे, हल्का सा गर्म कर देंगे उसको, तो उसमें हम और चीनी घोल सकते हैं। यानी ताप और विलायक की मात्रा जो है पदार्थ की विलेयता पर प्रभाव डालता है या उससे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जल का खारापन। देखिए, जल का खारापन, अब देखते हैं क्या होता है। देखिए, आपने देखा होगा कि जो पानी हम पीते हैं, इन पानियों को जब हम खौलाते हैं गैस पे रख के या कहीं भी हीटर पे रख के, जैसे भी जब खौलाते हैं, तो खौलाने के बाद आप देखेंगे कि नीचे बर्तन में कुछ सफ़ेद सफ़ेद जैसी कुछ चीज़ें बैठी होती हैं, चिपकी होती हैं। यही होते हैं जो खनिज लवण पानी में मिले होते हैं। ठीक, इन्हीं सब के कारण जो पानी में खारापन आता यही कारण होते हैं। ठीक है, अब समंदर का जो पानी है, समंदर के पानी में तो बहुत ज़्यादा मात्रा होती है खनिज लवण की, सबसे ज़्यादा मात्रा। ठीक है, अब सामान्यतः ऐसे देखा जाए तो नदी का जल और जो भूमिगत जल है, इन दोनों में अगर तुलना की जाए तो नदी के जल में जो खारापन है वो ज़्यादा होगा और भूमिगत जल में कम होगा। ठीक है, और वैसे ही समंदर और नदी के जल में तुलना की जाए तो समंदर का जल ज़्यादा खारा होगा। ठीक है, यानी इस हिसाब से भूमिगत जल में पदार्थ कम होते हैं और वहीं नदी में थोड़ा ज़्यादा होते हैं, और फिर नदी के अपेक्षा समंदर में और ज़्यादा होते हैं। ठीक है, देखिए, जो देखिए 1 लीटर समुद्र के जल में लगभग 35 ग्राम खनिज लवण घुले होते हैं। 1 लीटर समुद्र का जल होगा, उसमें 35 ग्राम खनिज लवण होंगे, जबकि 1 लीटर नदी के जल में लगभग 2-3 ग्राम लवण घुले होते हैं। तो देखिए कितना अंतर है। नदी का जल में सिर्फ 2 से 3 ग्राम लवण मिलते हैं, और वहीं जो समंदर का जल होता है वहाँ 35 ग्राम तक लगभग खनिज लवण मिल जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि समंदर का जल बहुत अधिक खारा होता है, और इसीलिए वो पीने योग्य नहीं होता। अब आप देखते हैं कि समुद्र के जल से नमक कैसे प्राप्त किया जाता है। देखिए, सबसे पहले समुद्री समुद्री जल को बड़े बड़े पाइप एवं जल पंप की मदद से बड़ी बड़ी क्यारियों में एकत्र करते हैं। वाष्पन की प्रक्रिया से समुद्र का जल वातावरण में चला जाता है तथा क्यारियों में लवण या नमक शेष रह जाता है। इस नमक को एकत्र करते हैं, फिर निर्वात वाष्पन प्रक्रिया द्वारा, वैक्यूम क्लीनिंग प्रक्रिया कहते हैं, वैक्यूम एवेपोराइजेशन मेथड होता है। ठीक, शुद्ध करके खाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये तरीका होता है समुद्री जल से नमक प्राप्त करने का। आते हैं जल की कठोरता क्या होती है। अब देखते हैं जल की कठोरता। देखिए, जल 2 तरह के होते हैं। एक मृदु जल होता है जो पानी के साथ, शुद्ध पानी के साथ झाग देता है, सॉरी, मतलब कहते हैं जो जल साबुन के साथ मिलके झाग दे उसे मृदु जल कहते हैं, और ऐसे जल जो साबुन के साथ अपेक्षाकृत कम झाग दें उसको कठोर जल कहते हैं। तो ये तो हो गए 2 जल। जल की कठोरता कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के घुलित लवण से होती है, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgHCO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4।
इन्हीं सब के कारण जो होता है वो जल कठोर हो जाता है। यही सारे कारण हैं जल को कठोर बनाने के। ठीक। जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के विभिन्न लवणों के कारण ही जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। अब देखिए, जल की कठोरता को दो प्रकार में बांटा गया। जल कितने प्रकार के थे? दो, एक मृदु जल, एक कठोर जल। कठोर जल अब हो गया कितने? दो प्रकार का। एक अस्थायी कठोरता, एक अस्थायी कठोरता। अब देखते हैं अस्थायी और अस्थायी कठोरता क्या होती है। देखिए, अस्थायी कठोरता, जल की अस्थायी कठोरता, उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट एवं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के घुले होने के कारण होती है। इसे दूर करने के लिए निम्नलिखित विधियां अपनाते हैं। पहली विधि देखते हैं, उबाल कर। तो हमको पता है कि पानी को उबाल कर हम शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन वही पानी शुद्ध होता है जो अस्थायी कठोर होता है, यानी जिसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मिले होते हैं। तो देखिए क्या करते हैं। ये जो पानी है हमारा, ऐसा पानी है जिसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिला हुआ है। इसको हम गर्म करते हैं, और गर्म करते हैं तो हमको क्या मिलता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2O। ये हमें मिल गया हमारा पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जो CaCO3 है वो हमारे बर्तन में चिपका हुआ मिल जाता है, सफ़ेद सफ़ेद। ठीक है। तो इस तरह से हम उबाल कर हम अपने जल से जो हमारे कैल्शियम बाइकार्बोनेट लवण हैं इनको हम अलग कर लेते हैं और जल अपना पीने योग्य शुद्ध कर लेते हैं। अगला देखते हैं, चूना मिलाकर। चूना मिलाकर एक विधि है, इसी विधि को हम कहते हैं कलार्क विधि या चूना विधि या कलार्क विधि। ठीक। इसमें क्या होता है? इसमें जल के साथ चूने की एक निश्चित मात्रा मिलाई जाती है, जिससे जल में घुलित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के बाइकार्बोनेट चूने का पानी CaOH का होल ट्वाइस, चूने का पानी का फार्मूला CaOH का होल ट्वाइस, यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके अविलेय लवण बनाते हैं, जिसे छानकर अलग कर लिया जाता है। ठीक। इस प्रकार जल जो प्राप्त होता है उससे साबुन के साथ झाग देता है वो। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये फिर हमारा ये अविलेय लवण अलग हो जाता है और हमको पानी यहाँ मिल जाता है, जल मिल जाता है। ठीक। कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाता है और पानी हमको मिल जाता है। देखिए यहाँ एक चीज़ और, क्या आप जानते हैं वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाता है? कार्बोनिक अम्ल कैसे बनता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में उपस्थित है वो जल से क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बना लेता है। ठीक है। इसीलिए जो कहते हैं ना, एसिड रेन में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो वातावरण में कार्बोनिक अम्ल आ जाता है। ठीक। यह कार्बोनिक अम्ल मृदा या चूना पत्थर में उपस्थित अविलेय कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया करता है, जिससे जल में विलेय खनिज कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। ठीक। तो इस तरह से कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। अब हम आते हैं अस्थायी कठोरता। अभी तक हमने देखा क्या? अस्थायी कठोरता। अब देखते हैं अस्थायी कठोरता क्या होता है। जल की अस्थायी कठोरता, जल में मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2, मैग्नीशियम सल्फेट यानी MgSO4, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 एंड कैल्शियम सल्फेट CaSO4 की लवण जो घुले रहने के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता निम्न विधि से दूर की जा सकती है। पहला, धावन सोडा द्वारा, यानी जो धावन सोडा यानी 2CO3 होता है उसके द्वारा। कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट या Na2CO3 है। इसकी एक निश्चित मात्रा अस्थायी कठोरता वाले जल में डालकर उबाल लेते हैं। जल में उपस्थित घुले लवण CaCl2, MgCl2 आदि धामन सोडा से क्रिया करके अविलेय लवण बनाते हैं, जिन्हें छानकर हम अलग कर लेते हैं। ये देखिए, MgCl2 प्लस Na2CO3 इनको मिलाते हैं तो हमको मिल जाता है NaCl और यहाँ पे MgCO3। ठीक। फिर आगे देखते हैं।
ये एक विधि है, इस विधि को हम कहते हैं परम्यूटेड विधि या जियोलाइट विधि। ठीक, देखिए यह विधि आयन विनिमय सिद्धांत पर आधारित है। आयन विनिमय सिद्धांत पर आधारित है। जियोलाइट या परम्यूटेड का पूरा नाम सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट है। सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट, इसका रासायनिक सूत्र बड़ा सा है, देख लीजिए। सोडियम मतलब Na2, एल्युमिनियम मतलब Al2, सिलिकेट मतलब SiO8, ठीक, इंटू XS2, जिसे Na2Z लिखते हैं, और Z का मान हमारा यही होता है, ये Z का मान होता है, ठीक है, Al2SiO8 XH2O। जल में कठोरता उत्पन्न करने वाले कैल्शियम 2+ व मैग्नीशियम 2+, ये आयन है, +2 और +2 जो 2+ लिखा है, ये कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन है, ठीक। आयनों का जियोलाइट में उपस्थित सोडियम आयन में विनिमय होता है, जिसे जल में विलय सोडियम के लवण बनते हैं और जल की कठोरता उत्पन्न नहीं करते। यानी जो लवण बनते हैं वो जल की कठोरता उत्पन्न नहीं करते। इस प्रकार मृदु जल प्राप्त होता है। इस विधि द्वारा जल की अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर की जा सकती है। यानी ये जो मेथड है, इस विधि से चाहे जल अस्थायी कठोर हो या अस्थायी कठोर हो, हम दोनों तरह की कठोरता इस विधि से दूर कर सकते हैं। देखिए, कठोर जल अपेक्षाकृत कम उपयोगी है। ठीक है, कठोर जल अपेक्षाकृत कम उपयोगी है। क्यों? इसका एक कारण है कि कठोर जल को गर्म करने में हमको अधिक ताप देना पड़ता है, वहीं मृदु जल को गर्म करने में हमको कठोर जल की अपेक्षा कम ताप की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर ऊर्जा ज़्यादा खर्च करनी पड़े तो लोग उसका इस्तेमाल क्यों करें? कंपनियों में, फैक्ट्रियों में तो इसका इस्तेमाल होगा नहीं। इसीलिए फैक्ट्रियों में जो बॉयलर होते हैं, भाप के इंजन होते हैं, उनमें मृदु जल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसको इतने सारे बड़े-बड़े गैलन होते हैं, बड़े-बड़े टैंक होते हैं पानी गर्म करने के लिए, तो वहाँ पे उनको ताप की मात्रा कम देनी पड़ेगी और मृदु जल आसानी से गर्म हो जाएगा। वहीं कठोर जल होगा तो उसके लिए हमें ज़्यादा ताप देना पड़ेगा। ठीक है? अगर आप इसका एक करना चाहते हैं प्रैक्टिकल, तो एक नदी का या तालाब का पानी ले आइए और एक नल से शुद्ध पानी निकालिए और दोनों को समान ताप पे गर्म करने के लिए रख दीजिए। समान ताप पे रखेंगे, ठीक? आप देखेंगे कि कुछ देर बाद जब आप दोनों का देखेंगे कि कौन-सा पानी का ताप कितना है। एक जो थर्मामीटर आता है हमारा, प्रयोगशाला थर्मामीटर, उससे जब 5 मिनट बाद ताप नापेंगे आप, तो देखेंगे जो मृदु जल का ताप है, वो आपको ज़्यादा मिलेगा, वहीं कठोर जल का ताप आपको कम मिलेगा। इसका मतलब कि कठोर जल को गर्म करने में हमको ज़्यादा ताप देना पड़ेगा, ठीक? यही कारण है कि लोग ये कठोर जल का इस्तेमाल कम करते हैं, और आपको ये भी पता है कि कठोर जल से जो साबुन है वो झाग नहीं देता। चलिए, तो ऐसे इसका फैक्ट्री में भी यूज़ नहीं होता और कठोर जल का इसीलिए घरेलू उपयोग भी नहीं होता। अब देखिए, आते हैं, एक विधि आपने पढ़ी होगी, आसवन विधि। आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ भी एक बार देख लेते हैं क्या होता है। आसवन विधि से हम जल की शुद्ध जल को प्राप्त कर सकते हैं, जिसको आसुत जल कहते हैं। ठीक? करते क्या है, एक केतली लेंगे, केतली में पानी भर देंगे, ठीक? पानी को गर्म करेंगे और इस तरह से, ये जिस तरह से इसने एक प्लेट पकड़ा है, ये देखिए हाथ से ना, ये प्लेट, इस तरह से एक प्लेट को पकड़ेंगे, इसके नीचे एक बड़ा सा जार रख देंगे और प्लेट के ऊपर हम बर्फ रख देंगे, यहाँ पे बर्फ, ठीक। जब पानी गर्म होगा, खौलेगा, तो यहाँ से भाप निकलेगा और ये भाप इस प्लेट में लड़ेगा और प्लेट से लड़के सारा बूंद बूंद में इकट्ठा होगा ऐसे भाप, और बूंद बूंद इकट्ठा होके ये बर्फ ठंडा होने के कारण ये भाप संघनन हो जाएगा इसका, और संघनित होके सीधे ये बूंद बूंद के रूप में इस जार में इकट्ठा हो जाएगा यहाँ। और ये पानी जो मिलेगा, ये एकदम शुद्ध अवस्था होती है पानी की, इसीलिए इसको कहते हैं आसुत जल। ठीक है,
ये एकदम शुद्ध अवस्था होती है। तो आसवन विधि से हम एकदम शुद्ध जल को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था एक तरीका शुद्ध जल प्राप्त करने का। अब जल प्रदूषण देखिए, ऐसे पदार्थ जो वायु, जल, मृदा में मिलने पर जीवन के लिए हानिकारक हो जाते हैं, प्रदूषण कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो वायु, मृदा और जल में मिलें और वो हानिकारक हो हमारे लिए, तो उनको प्रदूषक पदार्थ कहते हैं या प्रदूषक कहते हैं। ठीक। हमारी वायु, भूमि तथा जल के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक लक्षणों में अवांछनीय परिवर्तन पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। यानी किसी भी तरह का बदलाव जो हमारे लिए हानिकारक हो, वो हमारे लिए प्रदूषण है। ठीक है। और जिन चीज़ों से ये चीज़ होती हैं, वो भी हमारे लिए प्रदूषण है। ठीक। देखिए, प्रदूषण प्राकृतिक एवं कृत्रिक यानी मानवजन्य, कृत्रिम मतलब मानवजन्य, मानव के द्वारा उत्पन्न किया हुआ, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जीवन के लिए वांछित पदार्थों में जल का प्रमुख स्थान है। साथ ही जल परिवहन, कृषि, उद्योग के लिए परमावश्यक है। जब जल की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणवत्ता में ऐसा परिवर्तन उत्पन्न हो जाए जिससे यह जीवों के लिए हानिकारक तथा प्रयोग हेतु अनुपयुक्त हो जाता है, तो यह जल प्रदूषण कहलाता है। यानी जब जल कुछ ऐसा हो जाए, इस तरह का बन जाए कि जिसका उपयोग हम इंसान या जीव ना कर सकें उसका, और अगर उपयोग करें तो वो हमारे लिए हानिकारक हो। तो अगर जल ऐसा बन गया है किसी भी वजह से, तो वो जल हमारे लिए हानिकारक है और उसे हम जल प्रदूषण ही कहेंगे। ठीक है। तो उसको हम जल प्रदूषण कहते हैं। देखिए, जल प्रदूषण के कारक व हानिकारक प्रभाव। जल प्रदूषण के कारक व हानिकारक प्रभाव देखिए, सीवेज व अपमार्जक को झील, नदी व तालाब में प्रवाहित करना। जो भी गंदगी है उसको नदियों में गिरा देना, कंपनियों की या जो भी है, जैसा भी है। ठीक। नदियों में गंदगियों को गिराना ही सीवेज के द्वारा, सीवेज मतलब नालों के द्वारा। ठीक। मनुष्य द्वारा नदियों में नहाना, कपड़ा धोना व पशुओं को नहलाना आदि। औद्योगिक अपशिष्ट व कृषि अपशिष्ट प्रवाहित करना। बड़ी मात्रा में घरेलू सीवेज नदियों में प्रवाहित किया जाता है, यानी जो बड़े बड़े नाले आके नदियों में गिरते हैं, जिससे शैवाल व बैक्टीरिया में वृद्धि होती है, जो पानी के ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, और पानी में ऑक्सीजन की कमी होने से उसमें पाए जाने वाले जीव, मछली की मृत्यु होने लगती है। यह स्थिति सुपोषण अथवा यूट्रोफिकेशन कहलाती है। कारखानों से निकलने वाली सीवेज जहरीली प्रदूषक जैसे साइनाइड, मर्क्यूरिक, सीसा, आर्सेनिक, रेडियोधर्मिक पदार्थ, प्लास्टिक आदि पाया जाता है, जो मछलियों व अन्य जीवों द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंच जाता है और मनुष्य के शरीर को नुकसान पहुंचाता है। यानी अन्य जीवों को तो नुकसान पहुंचाता ही है, साथ साथ किसी न किसी तरीके से मनुष्य को भी नुकसान पहुंचने लगता है। उर्वरक और कीटनाशक यानी डीडीटी आदि जल व खाद्य श्रृंखला द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंच जाता है, जो हानिकारक होता है। जल प्रदूषण के कारण टाइफाइड, अतिसार, हैजा, हेपेटाइटिस, पीलिया जैसे रोग होते हैं। जल में विद्यमान अम्ल तथा क्षार सूक्ष्म जीवों का विनाश कर देते हैं, जिससे नदियों का जल स्वतः ही शुद्धिकरण प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। यानी जब सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं तो नदियों में जो स्वतः शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है वो अवरुद्ध हो जाती है और पानी जल्दी गंदा होने लगता है। अब देखिए, जल प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण। देखिए, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए हम बड़े बड़े शोधन संस्था या शोधन फैक्ट्रियां बनाते हैं, जिससे हम जल को शोधित करते हैं। देखिए, झील के पानी को शुद्ध करने, पीने योग्य बनाकर उपयोग करना सीखा। क्या किया? संयंत्रों के द्वारा, यानी जो शोध संयंत्र हैं इनके द्वारा नदी, झील के पानी को हमने शुद्ध बनाना सीखा। औद्योगिक अपशिष्ट तथा शहरों के मल व्ययन के जल को नदियों और समुद्रों में प्रवाहित करने से पहले सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र द्वारा उपचारित किया जाता है। शहरों के मल व्ययन के जल को निम्नलिखित प्रकार से उपचारित किया जाता है। देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले जलमल को एक घर्षण अभिक्रिया से गुजारते हैं। तत्पश्चात इसे अनेक अवसाद हौजों
यानी कक्ष, बड़े-बड़े बहुत बड़े-बड़े कक्ष होते हैं ये, से गुजारते हुए चूने की सहायता से उदासीन किया जाता है, ठीक? इस चरण तक प्रथम प्राथमिक उपचार कहलाता है, यानी इस चरण को प्राथमिक उपचार कहते हैं, इस प्रक्रम को प्राथमिक उपचार कहते हैं। जल में अभी भी रोगाणु, अन्य सूक्ष्मजीव मौजूद हैं, ठीक? अभी ये जीव जो हैं वो अभी हैं इसमें। मात्रा में विद्यमान होती हैं, अतः उदासीनीकरण से प्राप्त बहिस्राव को उच्च स्तरीय अवायवी बहाव आवरण यानी अपफ्लो एनाबायोट अपफ्लो एनारोबिक स्लग ब्लैंकेट में भेजा जाता है। यह एक प्रतिक्रम यानी रिएक्टर, क्या है? एक रिएक्टर है। इसमें अवायवी जीवाणु जल में उपस्थित जैव निम्नीकरण पदार्थों का अपघटन करते हैं। इस अभिक्रिया में दुर्गंध समाप्त होती है। एक चीज़ और आपने देखा होगा कि जो एक्टिवेटेड कार्बन होता है वो पानी से गंदगी और दुर्गंध को खींचता है, ठीक है? अपने अंदर सोख लेता है। तो वही क्रिया यहाँ भी हो रही है कि पानी से दुर्गंध को समाप्त किया जा रहा है तथा मीथेन गैस बाहर निकलती है यानी CH4, जिसका सार्थक उपयोग किया जा सकता है। आप ज़रूरत के हिसाब से इस मीथेन का उपयोग भी कर सकते हैं। मीथेन एक ज्वलनशील गैस है। इस प्रकार 85% तक प्रदूषण हट जाते हैं। यहाँ से जल को वायु मिश्रण टैंक में भेजा जाता है, जहाँ इस जल में वायु तथा जीवाणु मिश्रित किए जाते हैं। जीवाणु जैव वर्ज्य का अपमार्जन करते हैं। यह जैव उपचार बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट द्वितीयक उपचार कहलाता है, ठीक है? इसके उपरांत भी जल पीने योग्य नहीं होता, यानी यहाँ तक भी द्वितीयक उपचार तक पानी पीने लायक नहीं होता। हानिकारक सूक्ष्मजीवों को हटाना आवश्यक है, इसलिए रोगाणुनाशक एक अंतिम चरण है, यानी तृतीय उपचार प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जल में घुले अजैविक पदार्थ व जीवाणुओं को पूर्णतः मुक्त किया जाता है। इसके लिए क्लोरीनीकरण, वाष्पीकरण, विनिमय अवशोषण, तलछटीकरण, बालू छन्नक जैसी विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। इस प्रकार शहरों के अपशिष्ट जल का शोधन करके कृषि कार्य व अन्य उपयोग में किया जाता है। यानी इस तरह से हम पानी का शोधन करके उसको स्वच्छ बना सकते हैं। सीधी सी बात इतनी है कि गंदे पानी का शोधन करके हम उसको स्वच्छ बना सकते हैं और उसे दोबारा अपने कार्य में इस्तेमाल में ला सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जानते हैं, देखिए कुछ और भी जाने। गंगा का जल अधिक दिनों तक शुद्ध क्यों रहता है? गंगा मतलब जो गंगा नदी है उसका जल अधिक दिनों तक शुद्ध क्यों रहता है, यानी गंगा रिवर का? तो गंगा के जल में बैक्टीरिया यानी जीवाणु व अन्य अशुद्धियों को नष्ट करने के लिए बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है। ये चीज़ याद कर लेंगे ध्यान से। बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है गंगा के जल में, जो उसमें हानिकारक बैक्टीरियों और अशुद्धियों को नष्ट करते हैं। तो इसी कारण गंगा का जल कई दिनों तक शुद्ध रहता है, ठीक है? कई दिनों तक शुद्ध रहता है। गंगा नदी में प्रदूषण कम करने के लिए गंगा कार्य परियोजना के अंतर्गत शहरों व औद्योगिक अपशिष्टों को सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र द्वारा शोधित करके गंगा नदी में भेजा जाता है। यानी पानी को पहले स्वच्छ किया जाता है, उसके बाद गंगा नदी में पहुंचाया जाता है। वातावरण को स्वच्छ रखने में हमारा भी योगदान हो सकता है। इसके लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। बचा हुआ भोजन, कागज, सड़ती हुई वनस्पति तथा प्लास्टिक को खुले नाले नालियों में नहीं फेंकना चाहिए। मत निर्माण स्थल निर्माणशाला में निर्गमित पदार्थों तथा जैविक पदार्थों युक्त ठोस वर्ज्य का बायोगैस संयंत्र में पहुंचाकर उनसे ऊर्जा उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है? तो गंदगी से जो हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं, बायो संयंत्र में अगर उनको हम डाल दें तो उनसे हम ऊर्जा भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? और क्या कर सकते हैं, देखिए समुद्र व अन्य जल स्रोतों में तेल रिसाव की परत को चूसक तकनीक व लकड़ी के बुरादे का प्रयोग करके हटा देना चाहिए। नाली, वाहित जल, पोखर, झील आदि जल स्रोतों से पॉलीथीन, शैवाल, जलकुंभी को निकाल देना चाहिए। ये चीज़ें करके हम थोड़ा जल की सफाई कर सकते हैं। अब आते हैं जल संरक्षण।
देखिए, जल संरक्षण एक बहुत अहम चीज़ है कि पानी का व्यर्थ उपयोग, अपव्यय हम जिस तरह से कर रहे हैं, उससे एक ना एक दिन पानी के लिए किल्लत आ जाएगी, मतलब लोग तरसेंगे पानी के लिए। तो हमें पानी का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए, बहुत ही बचा के करना चाहिए। ठीक? तो ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी का इस्तेमाल किया जाए। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग सुबह ब्रश करते हैं तो टोटी खोल देते हैं और जब तक ब्रश करेंगे तब तक पानी गिरा करेगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ब्रश करिए, जितनी ज़रूरत हो पानी की बस उतना ही इस्तेमाल करिए। अभी यहाँ पे हम लोगों को पानी उपलब्ध है तो हम चाहे जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे पानी उपलब्ध नहीं होता। यहाँ तक बम्बई जैसे शहर में पानी की लिए किल्लत हो जाती है। हम तो यहाँ रहते हैं, इसलिए हमें पानी की जो अहमियत है वो हमको नहीं पता चलती। सोचो जो रेगिस्तान में रह रहे हैं, उनको पानी कैसे मिलता होगा? तो हम जितना पानी बचाएँगे, हो सकता है वो पानी जो हम बचा रहे हैं, वो हमारे अगले दिन काम आ जाए या कहीं हो सकता है किसी और के काम आ जाए। तो बहुत ही सोच समझ के पानी का व्यय करना चाहिए। एक चीज़ और देखिए, प्रतिवर्ष 22 मार्च को हम जल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये भी आप याद रख लेंगे, 22 मार्च को हम जल दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए, जल संग्रहण, जल का संग्रहण। देखिए, जल का संग्रहण यहाँ पे हम सबसे अच्छी चीज़ कर सकते हैं कि जो बारिश का पानी होता है, हम उसको संग्रहित किसी न किसी तरीके से कर लें। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि बारिश जब बरसात का मौसम आता है, तो कई जगहों पे बाढ़ आने लगती है। वहीं जब गर्मी आती है, तो बहुत जगहों पे सूखा पड़ जाता है। तो हम ऐसा क्यों ना कर लें कि जो बरसात के मौसम में जो पानी है उनको किसी तरह से इकट्ठा कर लें और बाद में जहाँ पे सूखे की संभावना होती है वो पानी धीरे-धीरे हम उन क्षेत्रों में भेजें। ठीक? तो एक तरीका तो है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, हम कर सकते हैं कि हम अपने घरों का जो खर्च है उसके भर का पानी तो हम थोड़ा बहुत इकट्ठा कर ही सकते हैं बरसात में। जैसे बरसात का पानी हम इकट्ठा कर लें, उसको स्टोर कर लें और खेतों में अगर सिंचाई करनी है, तो उसके द्वारा हम सिंचाई कर लें। और भी कुछ कार्य करने हैं, तो उसके द्वारा हम कर लें। ठीक? तो एक तरीका तो ये है, स्टोर्ड जो पानी हम संरक्षित करेंगे, उसका इस्तेमाल करने का। बाकी सरकार भी अपनी तरफ से बहुत सी चीज़ें कर रही है, जैसे उस नदियों में डैम बनाना या जो बड़े-बड़े बाँध बना दिए जाते हैं ताकि जो बरसात का पानी है वो भी वहाँ इकट्ठा हो जाए और ज़रूरत पड़ने पे उसका इस्तेमाल हम जहाँ सूखाग्रस्त इलाके हैं, जहाँ पे सूखा पड़ रहा है, उन इलाकों में हम वो पानी दोबारा भेज सकें। ठीक है? देखिए, तो जो पानी है उसका इस्तेमाल हम संग्रहित करके इस तरह से कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार नदियों पर बांध बनाकर जल संग्रहण करके उसका उपयोग विद्युत उत्पादन, कृषि कार्य हेतु, सिंचाई व शुद्धिकरण करके पानी या पीने योग्य बनाया जा सकता है। इस प्रकार रिवर ग्रिड बनाकर एक नदी का पानी दूसरे नदी में भेजकर जरूरत वाले क्षेत्र में प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है? तो सरकार इस तरह से कार्य कर भी रही है। तो इस तरह से हम जल संग्रहण कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। अब देखते हैं हमने इस पाठ में क्या-क्या पढ़ा। ठीक है? हमने सीखा, पृथ्वी का 3/4 भाग जल है, जिसमें 97% समुद्री जल है, 2% ग्लेशियर व ध्रुव के बर्फ हैं तथा 1% भूमिगत जल, झील ये सब हैं। ठीक? जल तत्व नहीं एक यौगिक है। जल ठंडा होकर बर्फ बनता है, तो बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, जिससे जल से बर्फ बनने में आयतन बढ़ जाता है। यह जल का विशिष्ट गुण है। सक्रिय धातु जल से क्रिया करके धातु ऑक्साइड या हाइड्रॉक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस निकालती है। ताप और विलायक की मात्रा का पदार्थ के विलेयता पर प्रभाव पड़ता है। समुद्र में लवणों की अधिक मात्रा घुली होने के कारण समुद्री जल खारा होता है। यानी खनिज लवण ज़्यादा घुले होते हैं, इसलिए समुद्र का जल खारा होता है। 1 लीटर पानी में 34 ग्राम तो हमारा क्या होता है? खनिज लवण, समुद्री जल में।
जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के घुले होने के कारण होती है, व अस्थायी जो हमारे घुलनशीलता होती कठोरता होती है, अस्थायी कठोरता कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के कारण होती है, वहीं अस्थायी कठोरता मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट लवण घुले होने के कारण होती है। ऐसे पदार्थ जो वातावरण में मिलने पर जीवन के लिए हानिकारक हो जाते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। वायु, भूमि तथा जल के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक लक्षण में अवांछित परिवर्तन पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। सीवेज शोधन संयंत्र में प्राथमिक उपचार, जैव उपचार, क्लोरीनीकरण, वाष्पीकरण, विनिमय अवशोषण, तलछटीकरण, बालू छन्नक आदि विधियों का प्रयोग किया जाता है। जन जल संरक्षण के लिए वर्षा जल का संग्रहण कुआं, तालाब, बावड़ी आदि के द्वारा किया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हमने जल के बारे में पढ़ी, सीखी। हो सकता है यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको नहीं सीखने को मिली हों, तो कोशिश यही करिएगा जो चीज़ आप नहीं सीखते हैं उनको तुरंत एकदम से अपने दिमाग में बैठा लिया करिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये पाठ आपने पढ़ लिया। अब आपके अभ्यास प्रश्न यहाँ से शुरू हो गए। तो ये अभ्यास प्रश्न आप लोग हल करेंगे, कोशिश करेंगे हल करने की। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न करके पूछिएगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा उसका। तो ये 7 प्रश्न हैं टोटल आपके इस अभ्यास प्रश्न में, ये सारे आप हल करेंगे। ये पाठ अब आपका समाप्त हो गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आई बटन में कक्षा 7 के लिए जितने भी पाठ हमने पढ़े हैं, जितने भी प्रश्नोत्तर किए हैं, इन सभी के वीडियो आपको आई बटन में ऊपर कोने पे आपको वहाँ कक्षा 7 का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप वहाँ जाके जितने भी पाठ अब तक पढ़ाए गए हैं सबकी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला पाठ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।